मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएन राजी की क्लास में वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 4, वो है मेटल और नॉन मेटल। आज हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले कंटेंट को देखेंगे एज ऑलवेज। हमेशा की तरह मैं आपको जब भी मैं बताता हूं तो कंटेंट के रूप में मैं जरूर बताता हूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। मैं पहले में डिस्कस कर चुका हूं। इस वाले चैप्टर का सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि परिचय, कि आज हम लोग इस टॉपिक पे या फिर इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको पहले जानना बहुत जरूरी है। अगर आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई आप मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या पढ़ते हो, आपको क्या क्या पढ़ते हो, उसमें आप बता तो देते हैं कि हमें फलाना फलाना चीज हमें पढ़ना पड़ता है, बट इन अ फ्लुएंस आप एक रेगुलर वे में आप बता नहीं पाते, चीजों को आगे पीछे करके बताना पड़ जाता है। बिकॉज ऑफ थोड़ी सी हमारी कंसंट्रेशन इधर नहीं जा पाता है, इसीलिए उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैं हमेशा मैं इंट्रोडक्शन में बताता हूं कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले, हम पूरी चीज को जान जाएंगे इंट्रोडक्शन का हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे हम देखेंगे वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या चीज होते हैं उनको फिर हम देखेंगे। और थर्ड पार्ट में जो देखेंगे इस चैप्टर से वो है मेटल्स। मेटल्स दो ही चीज को मोस्टली हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहला है मेटल्स। उस मेटल्स को हम लोग सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को देखेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, और दूसरी चीज होता है नॉन मेटल के बारे में। तो हम लोग पहले देखेंगे मेटल्स क्या होता है, उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मेटल्स के अंदर में ही अ पॉइंट मैंने लिखा है, अ पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। और सेकंड नंबर पे मतलब बी पॉइंट में हम लोग देखेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में हमें चार चीज को पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर में जो दिया गया है वो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में हमें चार चीजें पढ़नी होंगी। पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अगर मेटल को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या रिजल्टेंट के फॉर्म में क्या मिलेगा या फिर हमें रिएक्टेंट के फॉर्म में क्या मिलेगा। रिएक्टेंट का मतलब होता है जैसे कि आप जानते हैं अगर वाटर हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दे तो हमें मिलता है वाटर। जब भी हम लोग कर देते हैं हाइड्रोजन की किसका O2 के साथ तो रिएक्शन करा देते हैं तो हमें मिलता है H2O। ये सब के सब क्या होते हैं और क्या होते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, ये सब के सब रिएक्टेंट के फॉर्म में हमें मिलता है। जब चीजें हम लोग जब मेटल और वाटर क्या रिएक्टेंट कहलाएगा, और इन रिएक्टेंट्स को आफ्टर रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा वही हम लोग इसको इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों के रिएक्शन होने के बाद जो हमें क्या मिलता है। जो भी हमें मिलता है हम उन्हें ही प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि वाटर अपने आप में क्या है, एक प्रोडक्ट है, इसका रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो फिर सेकेंड पॉइंट पे हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। आप जैसे जैसे आपको रिएक्शन लिखना है ऐसे डॉट डॉट आपको नहीं लगानी है, तो आप लिखोगे इसको रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। बेस के साथ अगर हम लोग मेटल को रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। और थर्ड पॉइंट में है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अगर हम लोग मेटल को एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। फोर्थ वन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अगर हम लोग मेटल को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब है फिफ्थ नंबर, सॉरी मैंने 4 पॉइंट नहीं था बल्कि यहाँ पे 5 पॉइंट है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के ही अंदर में जानने की कोशिश करेंगे। इनसे क्या होता है कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में होने लगती है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में हम लोग सी पॉइंट को देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर में और एक पॉइंट को देखेंगे वो है सी में क्या है, यूजेस ऑफ मेटल्स को। इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड पार्ट में हम लोग बिल्कुल पूरे तरीका से हम लोग मेटल को ही खत्म कर देंगे। बट आपके एनसीईआरटी में है
मेटल और नॉन मेटल को एक साथ ले लिया गया है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कह के ले लिया गया है। उसके बाद फिर फिजिकल मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंसेस को पूछा गया है। फिर बाद में आपका एनसीईआरटी में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल को लिया गया है। फिर डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल को फिर अलग अलग करके एक ही साथ में कंबाइन करके लिया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको आसान बनाने के लिए इसको ताकि कि आपको मैं बेहतर ढंग से मैं आपको समझा सकूं, इसीलिए मैंने मेटल को एक साइड रखा है। फिर हम लोग फोर्थ पॉइंट में नॉन मेटल को फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ कहा, ताकि कि आपको मेटल से कोई भी क्वेश्चंस आए वो छूटे ना। मेटल्स को हम लोग एक ही साइड में पढ़ लेंगे ताकि कि आपको इधर कहीं और मेटल्स के बारे में जानने का ये नहीं रहेगा कि भाई कभी हम मेटल पढ़ेंगे कभी नॉन मेटल पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, थोड़े थोड़े कंफ्यूजन क्रिएट होने बच्चों के माइंड में शुरू हो जाता है। ताकि कि छोटे छोटे कंफ्यूजन आपको ना हो, इसीलिए मैंने मेटल्स के सारे पार्ट मैंने एक जगह रखा है। सी में हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स को, हमारे असल जिंदगी में मेटल्स का कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। और डी नंबर पे हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, अब हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पे है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ जानने का मौका मिलेगा। उसके बाद नॉन मेटल्स के अंदर में जैसे मैंने अ पार्ट, बी, सी, डी, उसके बाद हम लोग ए पार्ट में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ए पार्ट में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये मेटल्स नहीं बल्कि नॉन मेटल्स है यहाँ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, आप प्लीज थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को देखेंगे। उसके बाद फिर बी नंबर पे हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को देखेंगे। अब हम लोग केमिकल के अंदर ही अगर हम देखने की कोशिश करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के अंदर में हम लोग देखेंगे, पहला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हम लोग मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे लिखा गया है कि हम लोग नॉन मेटल्स को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। सेकंड नंबर पे है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। एज दैट इज जो मैंने यहाँ पे लिखा गया था ये वाले रिएक्शन वाले में, तो इसमें भी वही चीज होगा। तो फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड, अगर हम लोग नॉन मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा उसको देखने की बेहतर ढंग से हम लोग आगे कोशिश करेंगे। ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट वो है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि अब मेटल्स वाले पार्ट में हम लोग यूजेस ऑफ मेटल्स को देखेंगे, उसी तरीका से यहाँ पे सी पार्ट में हम लोग फिर देखेंगे कि नॉन मेटल्स का हमारे असल जिंदगी में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या है उसका यूजेस हैं। और फिफ्थ पॉइंट पे है हम लोग देखेंगे अलाउज को, कि भाई ये अलाउज क्या होता है, एलॉयज क्या होता है। और सिक्स नंबर को देखेंगे कि वो है कोरोजन। और सेवंथ पॉइंट पे है वो है मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, कि रस्टिंग होने से हम लोग कैसे मेटल्स को बचाया जा सकता है, वो है सेवंथ पॉइंट पे। हमने यहाँ पे देख लिया कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया। और एक बार मैं जल्दी से मैं बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 साइंस, सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर 4 है मेटल्स और नॉन मेटल्स। कंटेंट में देखेंगे, कंटेंट में पहला चीज देखेंगे इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट में देखेंगे हम लोग एलिमेंट्स, थर्ड पॉइंट पे हम लोग देखेंगे मेटल्स। इसी मेटल्स के अंदर में ए पॉइंट पे हम लोग देखेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, बी पॉइंट में है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर में हम लोग पहले देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, सेकेंड पॉइंट पे हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस, थर्ड पॉइंट में देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, और
फोर्थ पॉइंट पे देखेंगे वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, और फिफ्थ पार्ट में देखेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आपको इनको हम देखेंगे। जब भी मैं रिपीट कराता हूं तो आपको प्लीज आप भी साथ में मेरा रिपीट करें, आप बंद करें, आप फिर इसको रिपीट करें। इनसे क्या होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका एक मेन कॉन्सेप्चुअल आपको अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से समझ में आए आपको। ओके, सी में देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स, और डी में देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की कौन सा मेटल्स कितना ज्यादा रिएक्टिव है। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे कि हाँ भाई, मतलब फोर्थ नंबर पर है, पॉइंट नहीं है, नंबर है ये, वो है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में हम लोग ए पॉइंट को देखेंगे, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। बी पार्ट में वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के अंदर में पहला चीज को हम लोग देखेंगे वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन के साथ अगर हम नॉन मेटल को रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सेकंड पॉइंट को हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट में कि नॉन मेटल्स को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। फिर थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि भाई नॉन मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा उसको देखेंगे। और सी पॉइंट में हम लोग देखेंगे वो है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, वो देखेंगे कि हमारे असल जिंदगी में नॉन मेटल्स का क्या क्या इस्तेमाल है। और फिफ्थ पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे एलॉयज के बारे में कि भाई ये एलॉय होते क्या हैं। उसके बाद फिर सिक्स नंबर पे देखेंगे वो है कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, ये क्यों होता है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। वो है सेवंथ पॉइंट, और लास्ट पॉइंट है वो है मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, हम लोग रस्टिंग होने से मटेरियल्स को कैसे बचाया जा सकता है। ये हमारा 7 पॉइंट्स हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पॉइंट वो है हमारा, पहला नंबर पे है वो है हमारा क्या, इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए, पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर मटेरियल्स, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन मटेरियल्स को आप है ना एलिमेंट्स को समझो, हालांकि एलिमेंट्स के अंदर में कई सारे टाइप्स को होते हैं, उसके अंदर में क्या क्या आता है एलिमेंट्स को, बट इस चैप्टर में जो हमसे रिलेटेड है हम लोग उन्हीं को ही मेन कॉन्सेप्ट चलेगा। मेरा जो मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर का जो मेन थीम है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेकर के है, कि वो मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, जो भी हम लोग मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो हम लोग मटेरियल्स को या फिर एलिमेंट्स को टू टाइप्स में देखेंगे। पहला है वो है आपका मेटल्स, दूसरा होगा नॉन मेटल्स, एंड वो दो टाइप्स का है। वो है कौन सा, दो टाइप्स आप लिख लेना, यहाँ पे मेटल्स लिख लेना। दो टाइप कौन कौन से बच्चे, वो है मेटल्स एंड आप है ना इसको यहाँ पे लिख लीजिए, वो है आपको शायद अगर दिखे ना तो प्लीज मैंने यहाँ पे ना मैं बोल देता हूं कि दो टाइप्स देखेंगे, पहला है मेटल्स और दूसरा क्या है नॉन मेटल्स, आप लिख लिए। अब उसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे एंड हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर डिफरेंट इन केस ऑफ, कैसे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है। इन केस, पहला केस में हम लोग देखेंगे कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब मैंने ये बोला कि मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज में दोनों के बीच का डिफरेंसेस क्या है। फिर है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, उनको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है यूजेस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स का इस्तेमाल क्या क्या है, उस ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने समझा दिया आपको यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन पे हमने क्या देखा और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि कि आपको एक ब्रॉड माइंडिंग, एक ब्रॉड थिंकिंग, एक डीप नॉलेज हो गया आपको इसमें कि भाई हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, एक नंबर तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग करेंगे दूसरे पॉइंट को डिस्कस, वो है एलिमेंट्स। अब हमारा जर्नी की शुरुआत यहीं से होगा, आई बात समझ में। ओके, पहला है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, जो कि मैंने यहाँ मटेरियल्स बोला था ना, यहाँ पे एलिमेंट्स को ये समझो, ठीक है, कैसे वो क्लासिफाइड किया गया है। तो फिर हम लोग फिर अपना असल टॉपिक में पहुंच जाएंगे। वो पहला है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है, elements a pure substance that contains of only one kind of atoms is called element।
एलिमेंट जो है एक तरह से प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का मतलब ऐसा है, जब हम घरों में चावल देखते हैं, जब भी चावल में आपको सिर्फ चावल के ही सारे पार्टिकल्स देखेंगे या फिर चावल के ही आपको पीस दिखेंगे, कच्चे चावल में आपको कभी भी उसमें राइस आपको चने मिले हुए नहीं दिखेंगे, अलग अलग किस्म का दाल नहीं होगा, राइट। तो जब हम चावल को जब हम प्योर देखेंगे तो दुकान पे जब भी हम चावल लेने के लिए जाते हैं उसमें चावल ही दिखेगा, और चावल के कट्टे में चावल ही दिखेगा, दाल के कट्टे में हमें दाल ही दिखेगा। कुल मिलाकर के ये हो गया, पूरे चावल के कट्टे में हमें सिर्फ चावल दिखेगा, मतलब पूरे चावल में एक ही तरह के क्या है सब्सटेंस है, उसमें चावल में कभी आटे नहीं मिले होंगे, कभी इसमें दाल मिले नहीं होंगे। कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो एलिमेंट्स होता है बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होता है, और उन्हीं को हम लोग सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम, उसमें एक ही तरह का एटम्स होगा। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि हमने 1 किलो चावल लिया, 1 किलो चावल में हम लोग एक चावल के एक टुकड़े को, हम लोग एक पीस को जब चावल को उठाएंगे उसको एटम समझो, आ रही बात समझ में? तो कितने सारे, बहुत सारे चावल मिलकर तब 1 किलो में बहुत सारे चावल हो जाएंगे। जब बहुत सारे चावल हो जाएंगे तो उसका एक पीस जो रहेगा वो एटम की तरह काम करेगा। इसी हिसाब से जो ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, मतलब सिर्फ एक ही तरह का जो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग क्या एटम बोलते हैं। उन्हीं एटम से ही बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बनता है, हमारा एलिमेंट्स बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। तो मैंने बोला ना, जैसे कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करूं, अगर सेल क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जैसे कि सेल क्या होता है एक फंडामेंटल और स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका आपने पढ़ा होगा कि फंडामेंटल जो यूनिट होगा, सबसे छोटी जो यूनिट्स होगी वो क्या होते हैं, सेल होते हैं। उसी हिसाब से एलिमेंट का जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, एटम होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, वो है देयर आर 115 एलिमेंट्स। लगभग हम लोग जो पढ़ते हैं 115 एलिमेंट्स आर नोन, अभी तक कितना 115 एलिमेंट्स को जानते हैं, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। जो कि 115 में से 115 में से 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली अकरिंग, मतलब नेचुरली मिला है, इसमें कोई आर्टिफिशियली कोई साइंटिस्ट लोगों ने नहीं बनाया है। ओके, ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग elements 222 are metals and 70 are metals। इसमें यह है जितने भी नेचुरली हमें एलिमेंट्स मिला है उसमें से 22 क्या है, नॉन मेटल्स है, और 70 जो वो क्या है वो मेटल्स है। तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि नेचुरली अकरिंग में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है। कौन सा एलिमेंट्स का मतलब मेटल या फिर नॉन मेटल। आरी बात समझ में यहाँ की हमने आपको समझाने की मैंने कोशिश की है कि इतना आप समझ लो कि एलिमेंट्स के अंदर हम लोग मेटल और नॉन मेटल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग यहां से आगे की तरफ देख लेते हैं, एलिमेंट्स को कुछ पॉइंट्स देख लिए। अब हम लोग यहां से एलिमेंट्स के अगले पॉइंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स में, वो है लेवजियर नामक एक साइंटिस्ट था जो कि एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल्स में क्लासिफाइड किया गया। उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स में ही एक चीज पढ़ते हैं, मैं आगे बताऊंगा थोड़ी सी क्यों पढ़ते हैं। इधर देखें जरा, वो है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स जो है वो एलिमेंट्स के अंदर में भी आता है, हालांकि आपका सिलेबस में थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र है। अब बता देता हूं कि मेटालॉइड्स द एलिमेंट्स विच पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड द मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स जो है वो एक तरह का क्या है, एलिमेंट्स है जो कि मेटल और नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स, जब मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स और थोड़ा सा नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपस में मिल जाता है, मिलने के बाद जब थर्ड सब्सटेंस बनता है, जब तीसरी सब्सटेंस बनता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स बोलते हैं। यही मेटालॉइड्स तीसरा सब्सटेंस है जो कि थोड़ा सा एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है और थोड़ा सा नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स से मिल करके मेटालॉइड्स बनता है। एग्जाम्पल अगर हम देख लें मेटालॉइड्स का, पहला है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, और है फोर्थ में है वो है जर्मेनियम। ये एग्जाम्पल्स है मेटालॉइड्स का। अब आगे देख लेते हैं। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन। कहता है कि जो अर्थ का क्रस्ट होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं
कि जो अर्थ का 3 पार्ट है, पहला कोर, फिर मेंटल, और अपर पार्ट जो होता है उसका नाम है क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जब भी भूकंप की वजह से जब वो ब्लास्ट होता है या फिर भूकंप की वजह से जब जमीन एक जगह से दूसरी जगह हट जाते हैं तो उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की तरफ फॉर्म में निकलता है। तो अर्थ का क्रस्ट में 46% ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है 27.7%, अल्युमिनियम है 8.1% और आयरन है 5%। सो कुल मिलाकर के ये है जो कि एलिमेंट्स पाया जाता का हमारे अर्थ क्रस्ट पे, जहां पे हम लोग रहते हैं उसी का जस्ट नीचे वाला आप जानते ही होंगे वो अर्थ क्रस्ट हमारा कहलाता है। वो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो पाया जाता एलिमेंट वो ऑक्सीजन का है। तो एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, वो ऑक्सीजन है। सेकंड मोस्ट पूछ लेगा वो सिलिकॉन है। थर्ड पूछ लेगा, अगर ज्यादा इतना तो नहीं पूछता है, फर्स्ट और थर्ड को ही पूछता है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, वो ऑक्सीजन है। सेकंड में अगर पूछ लेगा तो वो सिलिकॉन है। थर्ड में कम ही पूछता लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। थर्ड में अल्युमिनियम 8.1%, आयरन जो है वो 5% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। जैसे कि मेटोलाइट्स को यूं समझिए जैसे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में हम लोग पढ़ते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स। जब मेटल का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉन मेटल का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपस में मिल जाता है, मिलने के बाद जो इक्वल का जो मैंने साइन लगाया है वो मेटोलाइट्स का लगाया, मतलब मेटल का थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस नॉन मेटल का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स मिल करके क्या बनेगा भाई, मेटोलाइट्स बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, अब हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। मेटोलाइट्स हो गए, अब हम लोग थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे। तीसरी पॉइंट पे अब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें है मेटल्स के बारे में। मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देख लीजिए सॉलिड। अब सबसे पहले ये होता है ना कि हम है हमारे क्लास जो 8th में है उसमें मेटल्स का डेफिनेशन वहां पे नहीं है, बट आप अगर पढ़ते हो तो आपको छोटी छोटी चीजों का ख्याल बहुत अच्छे से डीप में आपको रखना जरूरी हो जाता। अगर आपसे कोई अगर पूछ ले घर में, क्लास में, कहीं पर भी आप फ्रेंड्स वगैरह में कि भाई बताओ अब मेटल्स क्या होता है, तो फिर हम बता तो देते हैं कि जैसे आयरन, अल्युमिनियम ये मेटल है। वो आपका एग्जांपल्स मेटल का नहीं पूछता है, मेटल व्हाट इज एक्चुअल में मेटल होता क्या है वो पूछता है। तो हम उस वक्त अच्छे ढंग से हम बता नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं हम हिचकिचा जाते हैं, राइट। तो उन्हीं हिचकिचाहट को दूर करने के लिए, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट आप किसी से बात कर सके, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई मेटल्स क्या होता है तो आपको ये बताना है। मेटल क्या होता है, एक सॉलिड मटेरियल है जो कि हार्ड होता है, शाइनिंग होती है, मेलिएबल भी है और साथ में डक्टाइल भी होता है। मेलिएबल का मतलब होता है कि उसको, जैसे कि आपने अभी मैं बताऊंगा, मेलिएबल का मतलब होता है किसी भी मेटल्स को हैमर से या हथौड़ी से मार मार करके उसको एक थीन शीट में या फिर एक लंबी सी वायर में जब चेंज किया जाता है उस मेटल को, उस ऐसे खासियत को मेटल के अंदर में होता है, उन्हीं को मेलिएबल बोलते हैं। एक डक्टाइल चमकीली तो होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें, मजबूत भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होता है, विद इलेक्ट्रिकल, साथ में हीट कंडक्टिविटी। इसी एलिमेंट्स में हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब हो जाता है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हैं हम लोग उसमें। एलिमेंट्स में जो है मेटल हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास भी हो सकता है, साथ में हीट कंडक्टिविटी भी हो सकता है, और थोड़ा सा हीट कंडक्टिविटी भी जाएगा। जैसे कि एक आयरन का रॉड है, अगर हम लोग एक कैंडल में अगर रखें तो कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के बाद जब आप उसको ऐसे होल्ड करोगे, कैच करोगे, तो आपको इधर से हल्का हल्का गर्म धीरे धीरे महसूस लगेगा गर्म, क्योंकि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीट कंडक्टिविटी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आयरन ले लें, सिल्वर है, अल्युमिनियम है और साथ में गोल्ड एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या होते हैं भाई, मेटल्स का एग्जाम्पल है, सॉरी मेटल्स का। अब हम लोग आगे चलते, अब हमारा शुरुआत होता थोड़ा सा। अब हम लोग यहां देखते हैं नेचर्स इन मेटल्स। नेचर्स को मतलब होता है नेचुरली, प्रकृति, जो नेचुरल जो हमारा नेचर है, पर्यावरण है, उसमें मेटल्स किस फॉर्म में पाया जाता है। जैसे नेचर्स में जो हमारा मेटल्स है वो दो ही स्टेट में पाया जाता है। पहला जो स्टेट है वो है फ्री फ्रॉम नेचर। फ्री फ्रॉम नेचर्स का मतलब हो गया कि एक ऐसा एलिमेंट जिसमें नेचर का वजह से उस पे इफेक्ट ना पड़ता हो। जो मैंने अभी बोला, मैंने आपको फ्री फ्रॉम नेचर में ये है
कि ऑल एलिमेंट्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर एंड गैसेस। इसका मतलब हो गया वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि वाटर और गैसेस की वजह से उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है और उसमें किसी तरह का इफेक्ट नहीं होने का मतलब ऐसा एलिमेंट्स जिसमें वाटर और गैसेस से कोई दिक्कत नहीं होता और इन सब के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, प्रेजेंट इन एयर, जो कि हवा में मौजूद होता है, ये वाटर और गैसेस। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एयर में हम मॉइस्चर बोलते हैं, मॉइस्चर का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर। तो मतलब हवा में जो नमीपन हो और साथ में हमारा एयर में हवा में जो गैसेस हो, उन गैसेस और पानी की मैं बात करता हूं, राइट, जो कि हमारे एयर में वाटर और गैसेस की प्रेजेंस की वजह से अगर कोई ऐसा एलिमेंट्स जिसको पाया जाता है और इन सब चीजों का रिएक्शन नहीं हो पाता, उससे कोई असर नहीं करता है, और अगर इन फ्री स्टेट इन नेचर, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि ऐसा एलिमेंट्स फ्री स्टेट इन नेचर का मतलब हमारे जो नेचर है उसमें फ्री स्टेट पाया जाता है, इसका मतलब उससे कुछ नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने सिल्वर को, अब गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये तीनों के तीनों एक ऐसे मेटल्स है जो कि कमाल का इस्तेमाल किया जाता है ज्वेलर्स में, है ना, जेवर बनाने में, ज्वेलर्स में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हवा में जब भी वुमेन्स जो लेडीज होती है वो सिल्वर का जो भी चीजें पहनती हैं तो कई सालों का सालों चल जाता है। गोल्ड की बात करते हैं, प्लेटिनम की बात करते हैं, ये सब के सब बहुत कम रिएक्शन होता है क्योंकि ये तो हवा में ही रहती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई लेडी अगर कंगन पहनती है गोल्ड की या प्लेटिनम या फिर सिल्वर की, तो जानते कई सालों का साथ चलता है, बिकॉज ये एयर में तो रहता है, हवा में ही तो रहता है। लेकिन हमारे हवा में गैसेस भी हैं, वाटर भी है मॉइस्चर के फॉर्म में, फिर भी वो उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, उतना ज्यादा वो रिएक्शन होने के बाद ये गलता उतना जल्दी नहीं है, क्योंकि इन सबसे उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता है। ऐसे मेटल्स को, इन्हीं मेटल्स को नाम दिया जाता है फ्री फ्रॉम नेचर। नेचर पर इसका असर नहीं होना, नेचर का इस पे असर नहीं होने का मतलब ये है वाटर और गैसेस को इस पे असर नहीं करता, जो कि हमारा हवा में होता है। ये इतना ज्यादा कंफ्यूजन वाला ये बात है फ्री फ्रॉम नेचर की, अक्सर बच्चे इसमें ना परेशान हो जाते, समझ नहीं पाते, इसलिए आई एम टेकिंग सम टाइम टू अंडरस्टैंड यू, कि आप बेहतर से कैसे समझ सके। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड स्टेट की बात। फर्स्ट स्टेट तो हमारा ये हो गया और सेकेंड स्टेट वो है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑल मेटल्स विच रिएक्ट विथ वाटर, वो सारे के सारे मेटल्स जो कि हवा के साथ रिएक्शन कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस के है, गैस से रिएक्ट कर देता हो, या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, या फिर अदर दूसरे तरह का केमिकल से वो क्या हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है। एंड अदर विच एग्जिस्ट इन नेचर अकर इन द कंबाइंड फॉर्म। कुल मिलाकर के ये है कि कंबाइंड स्टेट में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये जो होने वाले जितने भी एलिमेंट्स वो हवा के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन गैसेस हैं, और अलग अलग तरह केमिकल से वो जल्दी क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। तो यही चीज वो इंडिविजुअली नहीं होता है। इंडिविजुअली नहीं होने का मतलब हमारे नेचर में वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं मिलता है जैसे ये सब मिलता है। आखिर ये इंडिविजुअली अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर किसके फॉर्म में करता है? ये हमेशा जब भी फॉर्म हमारे नेचर में मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें कंबाइंड फॉर्म में, जिसे हम कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें, जैसे कि हम ले लें मैग्नीशियम को ले लें, कैल्शियम को ले लें, तो ये सब क्या होता है, बहुत ही जल्दी अगर हम रखे हवा में तो कुछ देर के बाद क्या वो रिएक्शन कर जाता है। किसके साथ? वो बिल्कुल रिएक्शन कर जाएगा एयर के साथ। अगर हम लोग सोडियम को अगर हम पानी में डाल दें, ये बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि ये सब के सब कैसा है, कंबाइंड स्टेट में आने वाला चीज है। इसको हमेशा हम लोग किसमें, कंपाउंड्स के फॉर्म में रखते हैं। आई ना बात समझ में? ये जस्ट फ्री फ्रॉम नेचर का जस्ट उल्टा है कंबाइंड स्टेट। ओके, और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फ्री फ्रॉम नेचर का मतलब हो गया वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो कि वाटर और गैसेस से
रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करेगा जो कि हवा में वाटर और गैस पाए जाते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स फ्री स्टेट इन नेचर, मतलब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं हमारे नेचर में। एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और कंबाइंड स्टेट को अगर हम देख लें, ये जस्ट उसका उल्टा होता है। कंबाइंड स्टेट में हो गया कि वो सारे के सारे मेटल्स जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करता हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस के फॉर्म में है, इससे रिएक्शन करता हो, और साथ में ऑक्सीजन हो, यह भी एक गैस है, इनके भी साथ रिएक्शन करता हो, तो और फिर अदर केमिकल्स के साथ भी करता हो, एंड अदर केमिकल विच एग्जिस्ट इन नेचर। और ये सारे के सारे क्या होता है, किसी न किसी केमिकल के साथ में एडजस्ट करता हो, किसी केमिकल में हमें डाल के रखना पड़ता है, राइट। ये सबके सब जितने भी कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट्स आने वाला होता है, जब ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है तो फिर रखते किस चीज में है, हम इनको किसी केमिकल में रखते हैं। और किस केमिकल में रखते हैं तो कौन सा फॉर्म में रखते हैं, कंपाउंड या फिर कंबाइंड फॉर्म में रखते हैं। जैसे मैंने सोडियम लिया, सोडियम जो है वाटर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, तो सोडियम को रखते कहां, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि वो रिएक्शन ना कर सके। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इन्हीं को समझने के लिए कंबाइंड स्टेट को, यह है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट जो एबंडेंट एलिमेंट है प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जैसे कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाने वाला एलिमेंट है, दूसरा नंबर में सिलिकॉन है जो कि 27.7% है, जबकि ये किसमें मिलता है, हालांकि सिलिकॉन जो हमारा एग्जांपल है ये मेटालाइट का है, फिर भी जब प्योर सिलिकॉन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर भी वो कहां पाया जाता है, वो फ्री स्टेट में पाया जाता है इन अ नेचर। इसके वजह से ये हो गया कि वो किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे सिलिकॉन जो है फ्री स्टेट में एक हिसाब से पाया जाता है, राइट, समझे कि नहीं, अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाया जाता है। उसी हिसाब से यहां पर जब ओरिजिनल सिलिकॉन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर भी फ्री स्टेट में सिलिकॉन पाया जाता है। इसका मतलब ये जो है ना, क्या होते हैं, सिलिकॉन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, कहां, हमारे जो एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव कर जाता है सिलिकॉन, लेकिन फिर भी फ्री स्टेट में पाया जाता है क्योंकि उस सिलिकॉन में कुछ न कुछ मिक्सअप होता है, इन्हीं की वजह से वो रिएक्शन फ्री स्टेट में नहीं करता है। अब सेकेंड पॉइंट यहां पे ये है, द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स मिक्स्ड विद अर्थली मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल्स। इसका मतलब ये हो गया कि मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स का नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, ऐसे मेटल्स जो कि नेचुरली मिलता है ना, नेचुरली मिलता है, और वो नेचुरली मिलने वाले जो मेटल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, अर्थली मटेरियल्स जो कि जमीन से या मिट्टी से या फिर किसी और चीज से मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आयरन ओर है, आयरन ओर हो या फिर गोल्ड ओर हो या फिर सिल्वर ओर हो, ये सबके सब जमीन के नीचे पाया जाता हो। जब ये जमीन के नीचे पाया जाता है तो ये क्या होता है, मिट्टी, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, मिट्टियां लगी होती है, या फिर वो मिट्टियां लगी होती हैं तो क्या होगा, बाहर का जो पोर्शन रहेगा उस ओर का, आयरन हो, आयरन अगर जमीन के नीचे में पाया जाएगा तो उसके चारों तरफ क्या मिट्टियां होंगी लगी हुई, या फिर मिट्टियों के साथ में और अलग अलग चीजें लगी होंगी, तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। इसका मतलब आपको समझ में ये आ गया मिनरल्स में कि जो मिनरल्स, एम से अब मिनरल समझ लो इसको, राइट। एक छोटा सा मैं देता हूं क्योंकि मैथ के हिसाब से मैं इक्वेशन बना देता हूं इसका। मिनरल्स में क्या होता है, मेटल, एम फॉर मेटल प्लस अर्थली मटेरियल्स, अर्थली मटेरियल्स। सो यही मिनरल्स बराबर हो जाएगा कि मेटल प्लस अर्थली मटेरियल्स जब मिक्स हो जाते हैं दोनों, तभी किसका फॉर्मेशन होता है, मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग इन्हीं से और कुछ और पॉइंट्स को इधर देख लेते हैं, राइट। अब बिल्कुल जैसे मैंने लिखा, प्लीज आप ऐसे इसको कॉपी कर लें। अब यहां पे देख लेते हैं, द मिनरल्स, ओके, a minerals from which a metal can be extracted on the commercial scale economically and easily is called ore। अब कुल मिला करके कि और क्या होता है, अक्सर अभी मैंने इससे पहले मैंने भी बोला कि आयरन ओर, गोल्ड ओर, सिल्वर ओर, तो ये सब ओर होता क्या है,
और दरअसल क्या होता है, इन्हीं मिनरल में से जब एलिमेंट्स को निकाल लिया जाता है, मिनरल्स में से जब किसको निकाल लिया जाता है, मेटल्स को निकाल लिया जाता है एज अ इकोनॉमिकली या फिर कॉमर्शियली। कॉमर्शियल का मतलब बिजनेस करने वाली चीजें है ना, इकोनॉमिकल का मतलब ऐसा कॉमर्शियल होगा, ऐसा बिजनेस होगा जिससे पैसे कमाए जा सके, तो उन्हीं को हम लोग ओर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं, मिनरल में से आयरन ओर निकाला जाएगा। मिनरल्स में से जब हम लोग किसको निकालेंगे जी, आयरन को निकाल लेंगे, तो आयरन का क्या होता है, आयरन का बहुत ज्यादा बिजनेस होता है। लोग उसको जमीन के नीचे से निकालते हैं, आयरन को अलग करते हैं, फिर उसको फिल्टर करते हैं, फिर उसको अलग अलग शेप में बनाते हैं, फिर उसको मार्केट में सेल किया जाता है। जबकि आयरन का आप जानते हैं कितना ज्यादा यूज है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो इतनी सारी चीजें सबके सब क्या तो और होता है। कुल मिलाकर के और का मतलब ये हो गया, जब इन्हीं मिनरल में से, जैसे कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स का है कि मिनरल इज इक्वल टू मेटल प्लस अर्थली मटेरियल्स, जब इन्हीं मिनरल्स में से मेटल को जब आप एक्सट्रैक्ट कर दोगे, इसका मतलब माइनस कर दोगे, कुल मिलाकर के जब मिनरल्स में से मेटल को निकाल लोगे, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं और। सो अब हम लोग इससे कुछ और पॉइंट्स को और आगे देखने की कोशिश करते हैं। अभी हमने मेटल्स के कुछ पॉइंट्स को देखा और समझने की हमने कोशिश भी की। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का हम लोग पढ़ेंगे। आप एक एग्जांपल लेकर चलो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल करो कि एक टेंपल का बेल है, घंटी है, आप मान लो। जब आप उस घंटी है तो आप उसको देख लो कि किस चीज का, मेटल का बना हुआ, किसका बना हुआ, मेटल का बना हुआ है। जब आप उसको, मैं आपसे कहूंगा यार एक काम करो ना, अब बेल है मंदिर का, आप उसे जोर से ना एक घुसा मारो। क्या आप मारोगे जोर से? बोलोगे नहीं नहीं हमें नहीं मारना है, अदरवाइज हमें चोट लग जाएगी। क्यों चोट लगेगी भाई? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है। क्या है? पहला चीज है, आप क्या करना, यहां से ना आप बेस मान के चलो। मैंने अभी टेंपल का जो मैंने बेल लिया, घंटी ली हमने, तो उसको आप एक बेस मान के चलो। इसी के बेस के आधार पर अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप लिए, आप जोर से मारोगे नहीं, अदरवाइज आप सोचोगे नहीं यार अगर हम मारे तो हमें चोट लग जाएगी, इसीलिए हम क्या आहिस्ते आहिस्ते बजाते जाके कि हाथों में चोट ना लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्या होता है? ऑल मेटल्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कि इतना मान लो कि जितने भी लगभग क्या जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। सिर्फ एक्सेप्ट किसे छोड़कर, मरकरी और गैलियम को छोड़ करके आपको बाकी के सब क्या है, सॉलिड हैं। ये मरकरी और गैलियम कब लिक्विड होता है? जब हम इसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। कितना? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के से नीचे पे जब हम इसको रखते हैं तभी ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि यार घंटी, राइट, अब हम जोर से मारेंगे, जब देख यार जब हम उसे टच करेंगे तो हमें लगता है ना वो इतना जल्दी सॉफ्ट नहीं है, क्या हार्ड है। जब आप हम उसे जोर से अगर हम मारने की कोशिश करेंगे हमें तो उल्टा चोट लग जाएगा, हम मारेंगे नहीं। और दूसरी जब हम उसे टच करेंगे आप देखोगे यार ये तो सॉफ्टनेस तो है नहीं, जैसे कि रबर है ना। अब रबर को, अगर बैलून को आप हल्का सा टच करोगे तो आपको सॉफ्टनेस, आपको क्या लगेगा थोड़ा सा, यार नहीं ये तो बिल्कुल नरम है। बट आप बेल्ट को पकड़ोगे तो आपको क्या लगेगा, नहीं यार इट्स वेरी हार्ड, टफ है। तो क्या है, सेकंड इसका जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल का, वो है हार्ड। हार्ड होता है ये। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटासियम एक दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। वो इतना सॉफ्ट, इतना नरम होता है कि आप उसको ना चाकू से काट सकते हो। आप उसको पनीर समझ लो। जैसे कि पनीर है, पनीर क्या होता है, जैसे कि अब पनीर है, पनीर को आप देख लेंगे बिल्कुल सॉफ्ट होता है। जिस पीस में आप काटना चाहे काट सकते हैं। तो आप एक याद करने का तरीका आप रख सकते हैं कि सोडियम और पोटाशियम को किसको समझिए, आप पनीर की तरह समझिए, या जैसे चाहे आप चाकू से काट सकते हैं। सॉफ्ट भी वो होता है, राइट। सिर्फ किसको, पोटाशियम और सोडियम को छोड़ करके बाकी के सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कि मंदिर की घंटी। और सॉफ्ट कौन होते हैं, पोटासियम और सोडियम। कैसे सॉफ्ट होते हैं, लाइक अ पनीर, जैसे कि हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बच्चे देखेंगे वो होता है मेलिएबिलिटी।
मेलिएबिलिटी क्या होता है, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। जैसे कि हमने फिर मंदिर को घंटी को लो, अगर हम हथौड़ी से अगर जोर 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 से मारना शुरू करें, एक वक्त ऐसा हो जाएगा जैसे कि फ्लैट शीट टाइप का बन सकता है। जब हम बड़े से हथौड़े के इतनी बड़ी घंटी ले, जब मारे तो उसी को क्या होगी, उसमें आवाज भी पता नहीं कितने कितने बहुत आवाजें भी होंगी, और साथ में क्या एक वक्त ऐसे है जो बिल्कुल फ्लैट शीट में बन जाएगी। तो हमने मेटल को मेटल को लिया, मेटल किसको हमने मान के चला, मंदिर के घंटी को। तो उसीलिए बच्चे ये होता है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स को वो प्रॉपर्टीज जब हम उनको थिन शीट में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। सो मेलिएबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है मेटल को, जब उन मेटल को हम लोग एक पतली सी शीट में चेंज कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग मेलिएबिलिटी बोलते हैं। आखिर इसका हमारा इस्तेमाल कहां पे होता है मेलिएबिलिटी का, जैसे कि देख लेते हैं। द बेस्ट मेलिएबल मेटल इज गोल्ड। जो सबसे ज्यादा जो मेलिएबल है या फिर सबसे ज्यादा थीन शीट में अगर कोई मेटल को चेंज किया जा सकता है, वो कौन है, वो गोल्ड है। सेकंड में है सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिव स्वीट्स। जैसे कि आप जो बहुत लोग उम्मीद है कि आपको मिठाई खाना पसंद होगा, तो कई सारे मिठाइयों के ऊपर में क्या होती है, एक सिल्वर कलर का एक फॉइल चिपके हुए रहते हैं, जो कि आप मिठाई के साथ खा भी लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे शीट हो गए। और जैसी को हो गया अगर फूड रैप करते हैं, अगर जैसे कि आपके घरों में एक फूड रैपिंग होता है, कोई भी अगर पराठा हो गया, रोटियां हो गई, या फिर और भी तरह के कई सारी चीजों को हम उसको कवर करके रख सकते हैं। जो उस तरह की जो फूड रैपिंग जो आता है, वो सब के सब कहां से आता है, वो मेलिएबल ही होता है, वो सब के सब एलिमेंट्स का एक प्रॉपर्टीज होता है, राइट। अब सेकेंड पॉइंट इसका जो है, जैसे कि अल्युमिनियम फॉइल यूज फॉर द रैपिंग फूड। मैंने अभी बोला जो अल्युमिनियम का जो फॉइल्स होते हैं, वो खाने को पैक करने में, रैपिंग करने में काम आता है। ये रही बात हमारी किसकी, मेलिएबिलिटी की। हमने तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली, राइट। ये सबके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। एक हम केमिकल को अगर आप समझो कि फिजिकल और केमिकल में एक थोड़ा सा क्या डिफरेंसेस है। आप फिजिकल की ले लो, फिजिकल में क्या होता है कि वो किस उनका जो शेप कैसा है, उसकी हार्डनेस किस हिसाब से है, उसका बॉइलिंग कितना ज्यादा है, क्या वो हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता कि नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर हम ले लें केमिकल प्रॉपर्टीज को, तो केमिकल में क्या होता है, उसको हम तभी केमिकल बोलते हैं जब वो किसी और मेटल या किसी और सब्सटेंस के साथ जब वो रिएक्शन करता है, वो वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। जैसे कि मेटल को वाटर के साथ कराएंगे तो हमें क्या होगा, मेटल को अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं बेस के साथ, तो क्या मिलेगा हमें, राइट। तो उस तरह की बात करना, बट हमें यहां पे बात करनी किसके बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। अब हम अगला पॉइंट्स को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट वो है जी डक्टाइल। क्या है, डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब होता क्या है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स को जब पतली सी वायर में चेंज कर लेंगे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। मंदिर के घंटी भाई हमने पीटते पीटते मेलिएबल था, वो थीन शीट बन गई। उस थीन शीट को भी जब हम लोग किसमें, वायर्स में बदल सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल। सो डक्टाइल का मतलब होता है कि जब मेटल्स को कितने पतली सी वायर में भी उसको बदल सकते हैं, तो उन्हीं को हम लोग डक्टाइल बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डक्टाइल से, वो है द बेस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। गोल्ड क्या है, सबसे डक्टाइल है। इनको सबसे, जैसे कि मेलिएबल में जो सबसे ज्यादा होगा, वही सबसे ज्यादा डक्टाइल में भी होगा, राइट। आ रही बात समझ में, आपको घंटी से भटकना नहीं है। अब दूसरी बात आ जाते हैं लस्टर। लस्टर का मतलब यही होता है, ऑल मेटल्स आर शाइनी। क्या होते हैं, जितने सबके सब जो मेटल्स होते हैं ना, वो चमकीले होते हैं, साथ में भड़कीले भी होते हैं। बताता हूं क्यों भड़कीले होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। एक ऐसा मेटल्स का जब शाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जो चमकीला
कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेटालिक लस्टर। जैसे कि मान लेते हैं, अब अक्सर मूवीज में देखे हो, जो एक्ट्रेस होती है, जो हीरोइंस होती है मूवी में, अगर उसके जो ईयर रिंग्स होते हैं वो कहीं दूर पर खड़ी हो, अगर उसकी ईयर रिंग से अगर सूरज की रोशनी टकरा करके जब वो रिफ्लेक्ट होती है, जब चमकती है, कहीं दूर बैठा कोई हीरो रहता है तो उसकी नजर उस पर पड़ जाती है कि नहीं? तो क्या हो जाता है, उनको उससे मोहब्बत करने लगता है। कई ऐसी चीजें होती हैं, जबकि किसी भी चीज को जब वो देख लेते यार चमकीला चीज है, किसका, क्योंकि वो जो पहन के रखे हो सकता है वो मेटल्स का ही होता है, सिल्वर ले ले, गोल्ड ले ले, ऐसे कई सारे ज्वेलरीज हो सकते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं। जो हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ जो पढ़ते हैं लस्टर, लस्टर का मतलब होता है वो मेटालिक का वो पार्ट जिसके वजह से वो शाइनिंग होते हैं। क्या होते हैं? वो शाइनिंग होते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लस्टर बोलते हैं। और ऐसा मेटल्स का जो कि शाइनिंग में हो, जो कि शाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक लस्टर। जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वो है हमारा सोनोरस। सोनोरस को अभी मैंने आपको बोला, जब मंदिर के घंटी को आप जोर से हैमर से मारोगे तो उससे क्या होगा, आवाजें निकलने लगेंगी। क्या होने लगेंगी? आवाजें निकलने लगेगी। सोनोरस का मतलब होता है मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ये कैसे आवाजें प्रोड्यूस करने लगती है? रिंगिंग, बजने, घंटियां क्या बजने लगती हैं, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। कौन? मेटल्स का यह एक खासियत भी होता है। अब दूसरी बात है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किस चीज का होगा? तो दो ही चीज कंडक्टिविटी होती है, पहला है हीट, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। जितना भी एलिमेंट्स है, राइट, अगर मैं मान लेता हूं अब एक घंटी आपके हाथ में पकड़ी हुई है, राइट, अगर जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर जाते हैं ना, आपको मैं बोलूं कि बच्चे आप क्या करो, घंटी को पकड़ के ना वायर को टच करो, इलेक्ट्रिसिटी जो कि बिल्कुल ओपन है, क्या आप करोगे? नहीं। आप बोलोगे नहीं नहीं सर, अब तो हमें तो करंट लगे, ऐसे ऐसे करने लग जाओगे। इसका मतलब ये हो गया कि मेटल्स के अंदर भी कंडक्टिविटी क्या होती, खासियत होती है। इलेक्ट्रिसिटी में भी होते हैं और साथ में किस में होते हैं? वो हीट में भी होते हैं। सो कंडक्टिव मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यह हीट को भी कंडक्ट करता है और साथ में यह इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। और साथ में जो सबसे ज्यादा अच्छा जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अक्सर इस तरह का सवाल आपके क्या एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि आप एक बताओ भाई, कंडक्टिविटी जो मेटल्स का कंडक्टिविटी कौन कराता है, किसकी वजह से? कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? कंडक्टिविटी से आप ये समझते हैं कि वो हीट को भी कंडक्ट करता है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी को भी इलेक्ट्रिसिटी को भी वो पास करता है, कंडक्ट करता है। सिल्वर जो है एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। और साथ में सेकेंड पॉइंट है, जैसे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स। हम लोग कॉपर्स का और एल्यूमिनियम्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में। अब हम लोग आगे के पॉइंट्स देखते हैं, वो है आठवां पॉइंट। आठवां पॉइंट है आपका हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी से ऐसे आप समझो कि एक रूम है, दो रूम है, एक रूम में 4 लोग बैठे हुए हैं और दूसरा जो रूम है सेमी हाइट, सेम साइज का ही, उसमें उन लोग 20 लोग बैठे हुए हैं। अब बताओ सबसे ज्यादा किस में गैप होगा? जिसमें 4 लोग गैप हो, जहां एक रूम में 4 लोग होंगे तो उसमें गैप ज्यादा होगा, इसका मतलब डेंसिटी कम है। जहां पे एक वही रूम, सेम साइज का रूम में अगर दूसरे रूम में अगर 20 लोग हैं तो वहां पे क्या होगा, स्पेस कम होगा। इसका मतलब लोग आपस में बहुत क्या होंगे, क्लोज, नजदीक नजदीक होंगे, तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा। तो एज कंपेयर में क्या होता है, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो हाई डेंसिटी होता है। ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम और पोटासियम। सोडियम और पोटासियम बिल्कुल आप याद करें पनीर की तरह, राइट। पनीर क्या होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, उसको आप हाथ से अगर जोर से दबाओगे ना, हल्के से हाथ से, फिर भी वो क्या होते जाते हैं, वो स्कैटर्ड कर जाते हैं, राइट, वो टूट जाते हैं बहुत आसानी से। क्योंकि सिर्फ पोटासियम और सोडियम को देख को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं, हाई डेंसिटीज होते हैं। सो गाइस, हमने यहां से आपको मैंने समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग फिर अगले पॉइंट्स में मिलेंगे।